हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल राइबोसोम्स के बारे में, यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उन सब में राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट की तरह काम करते हैं, यानी ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जितने ज़्यादा राइबोसोम होंगे किसी सेल में, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है, यानी हायर द नंबर ऑफ राइबोसोम हायर इज़ द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जिस सेल को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा सिंथेसिस होता है, उसमें राइबोसोम्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि राइबोसोम्स साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें 10,000 तक राइबोसोम्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें राइबोसोम्स की कि राइबोसोम सेल में पाए कहाँ जाते हैं, तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कई बार सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच पाए जाते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो नॉर्मली हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच रहते हैं हमारे राइबोसोम्स, जबकि प्रोकैरियोट में क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है, तो इसीलिए जो राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, और लेस डेंस होते हैं। उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम से। अब जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट के, उनको हम 70S राइबोसोम्स कहते हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके राइबोसोम को हम 80S राइबोसोम कहते हैं। यहाँ पे S का मतलब है सेडबर्ग यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन से रिलेटेड है। ये रिलेटिव होता है, यानी कि एक जो कोई भी कंपोनेंट है सेल का, वो किस रेट से सेडिमेंट हो रहा है, यानी कि जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो उस टाइम पे जो सेल ऑर्गेनली है वो किस रेट से नीचे बैठ रहा है, सेडिमेंट हो रहा है, इसको हम नापते हैं सेडबर्ग यूनिट में, और उसी के अकॉर्डिंग राइबोसोम को भी ये दिया गया है कि 70S है या 80S है। तो प्रोकैरियोट्स की हम बात करें तो यहाँ पे 70S राइबोसोम होता है। और 70S राइबोसोम में अब हम चलते हैं उसके स्ट्रक्चर की तरफ कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो राइबोसोम होता है हमारा 70S, वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कि लार्जर सब यूनिट होती है 50S सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट होती है 30S सब यूनिट। 2 सब यूनिट्स होती हैं 50S एंड 30S। हर एक सब यूनिट जो होती है वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलके बनी हुई होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि प्रोटीन और आरएनए के इंटरवाइन होने से बनता है। एक दूसरे के साथ इंटरवाइन जब ये हो जाते हैं तब जाके हमारा जो आरएनए राइबोसोम का स्ट्रक्चर है वो बनता है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो जेम्स ए लेक ने दिया इन 1981। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताया था राइबोसोम के। तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है राइबोसोम का, हम अभी बात करें 70S राइबोसोम की। तो 70S में जैसे कि हमने बात की कि 70S राइबोसोम जो होता है उसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है 50S सब यूनिट, दूसरी होती है 30S सब यूनिट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि 30S सब यूनिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो 30S सब यूनिट होती है उसमें एक बेस होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है और एक हेड होता है। प्लेटफॉर्म और हेड को सेपरेट करने वाली जो जगह होती है उसको हम क्लेफ्ट कहते हैं। तो 30S सब यूनिट में 3 चीज़ें होंगी, प्लेटफॉर्म, हेड एंड बेस। ठीक है, प्लेटफॉर्म और हेड के बीच में जो आप ये एरिया देख रहे हैं इसको हम क्लेफ्ट कहते हैं। इसके अलावा जो 50S सब यूनिट होती है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, एक स्टॉक होती है, एक रिज होती है और एक सेंट्रल प्रोटब्यूरेंस होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोटब्यूरेंस और रिज के बीच में जो जगह होती है उसको हम वैली कहते हैं। अब ये तो बात हुई हमारे स्ट्रक्चर की। हमारे 30S और 50S जब ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके से ये दोनों मिलकर 70S राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन की तो केमिकल कंपोजिशन में जो राइबोसोम है हमारे, ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3-4 तरीके के हमारे आरआरएनए होते हैं, जैसे कि 5S, 16S, 23S और कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो टोटली अगर हम बात करें 70S राइबोसोम में तो 5S आरआरएनए, 16S आरआरएनए, 23S आरआरएनए एंड 53 प्रोटीन्स होती हैं। उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली जाएं कि किस सब यूनिट में कितनी प्रोटीन्स और कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए हैं,
तो 50S सब यूनिट में 5S rRNA होता है और 20S होता है, ये दो होते हैं और इसके अलावा 34 प्रोटीन्स होती हैं। और जो हमारी दूसरे वाली सब यूनिट है स्मॉलर, वो 30S सब यूनिट है जिसमें कि 16S RNA होता है और 21 प्रोटीन्स होती हैं। तो 16S RNA एंड 21 प्रोटीन्स इसके अंदर होती हैं। अगर हम बात करें 5S RNA की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक्स के नज़रिए से भी और फाइलोजेनी के नज़रिए से भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 5S RNA होता है, यानी 5S rRNA होता है, उसका जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कभी भी बदलता नहीं है, जिस वजह से कि हम फाइलोजेनी स्टडी भी कर सकते हैं किसी बैक्टीरिया की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा जो है 5S rRNA, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स। अब हम बात करते हैं फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का। तो ये तो चीज़ हमें ऑलरेडी पता ही है कि राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना। अब एक बात आती है कि अगर राइबोसोम का जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, तो क्या एक ऑर्गेनिज्म का या एक स्पीशीज़ का हम राइबोसोम लेके दूसरे स्पीशीज़ में डाल सकते हैं क्या, या फिर ये हम कहें कि एक राइबोसोम को लेके एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ की प्रोटीन सिंथेसिस कराई जा सकती है या नहीं कराई जा सकती है? तो बिल्कुल कराई जा सकती है। अगर हम एक स्पीशीज़ से राइबोसोम ले तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी प्रोटीन सिंथेसिस करा देगा, क्योंकि वो एक सिर्फ मशीनरी है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। अब जो एंटीबायोटिक्स है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये इनहिबिटर होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, और अगर ये बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं होने देते, और जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके रुकने की वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं इनका मोड ऑफ एक्शन यही होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देती हैं, ठीक है। ये कोई ना कोई जो साइट होती है राइबोसोम की उसको अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है और बैक्टीरिया मर जाता है, और यही इनका मोड ऑफ एक्शन होता है। तो इस तरीके से ये हमने आज पढ़ा कि राइबोसोम्स किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उनमें होती है, क्या केमिकल कंपोजिशन है और क्या उनका फंक्शन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।